बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जून और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रावलपिंडी से रखते हैं, जहां पर एक तरफ पूरा सिस्टम नाराज है, सीखपा है और जुता हुआ है याया खान का दिफा करने पे, और बार बार इस बात पर गुस्से का इजहार कर रहा है कि आपने मरहूम याया खान का नाम क्यों लिया, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र क्यों किया, याया खान के ऊपर तनकीद क्यों की। लेकिन आपकी और मेरी हैरानी के लिए दूसरी तरफ वही सिस्टम बिल्कुल आंखें बंद किए हुए है, मुकम्मल इग्नोर किए हुए है उनके बाद आने वाले डिक्टेटर मरहूम ज़ियाउल हक साहब को, और उनके दिफा के लिए कुछ नहीं कर रहे और उन्हें और उनकी कब्र को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। ये पूरा किस्सा क्या है ये आपके सामने रखते हैं। इसके लिए आपको बैकग्राउंड बता दें कि बहावल नगर की एक कौमी असम्बली की सीट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर उम्मीदवार शौकत बसरा थे, और उनका मुकाबला वहाँ पर हुआ चौधरी निज़ामुद्दीन के और नवाज शरीफ के मुतफ़िका उम्मीदवार इजाज़ुल हक साहब से। इजाज़ुल हक साहब बेटे हैं डिक्टेटर मरहूम ज़ियाउल हक साहब के, और ज़ियाउल हक साहब को कौन नहीं जानता, जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी और बदतरीन डिक्टेटर रहे पाकिस्तान के। बहरहाल 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने 1 लाख के करीब वोट डाले शौकत बसरा को, और शौकत बसरा ने 40,000 की लीड से इजाज़ुल हक साहब को जिता दिया। लेकिन फिर इजाज़ुल हक साहब के वारसीन जो थे वो पहुंच गए, चौधरी निज़ामुद्दीन वगैरह, उन्होंने फॉर्म 47 जाली किस्म का बनाया और शौकत बसरा को जिता दिया। अब जब शौकत बसरा से ये सीट इजाज़ुल हक को जिता दिया, शौकत बसरा को हरा दिया। अब जिस दिन ये सारा काम हुआ तो मैंने उसी दिन आपको बताया था कि ये गलत जगह पर चौधरी निज़ामुद्दीन ने काम कर दिया है। शौकत बसरा पुराना पॉलिटिकल वर्कर है, वो अब आपको लोहे के चने चबवा देगा, नाखून चने चबवाएगा, और ना आपको छुपने में की जगह मिलेगी ना बाहर निकलने की जगह मिलेगी। और ये मैंने प्रेडिक्शन जिस टाइम आपने ये सीट छीनी थी मैंने अपने वीलॉग में की थी। अब वो काम शुरू हो गया। इजाज़ुल हक साहब को शौकत बसरा ने कई दफ़ा टेलीविज़न के ऊपर कहा कि आइए कुरान पर हलफ दें कि आप जीते हैं कि मैं जीता हूँ। यही वो अपनी दरख्वास्त लेकर काजी फायजीसा साहब के सामने भी गए सुप्रीम कोर्ट में। बोलने लगे तो काजी साहब ने उन्हें अदालत से निकाल दिया और उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। बहरहाल उन्होंने टेलीविज़न पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर, चौक पर, चौराहे पर अपना ये मुद्दा लोगों के सामने रखा कि मैं 40,000 की लीड से जीता हूं और मैं कुरान पर हलफ देता हूं, और आए इजाज़ुल हक भी इस पर हलफ दें। बहरहाल इजाज़ुल हक साहब ने वही किया जो उन्होंने करना था। उन्होंने आराम से दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। जाहिर है जिसके पास चोरी का माल होता है वो इस चीज़ में तो इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसका कोई सबूत दे, क्योंकि सबूत उसके पास होता नहीं है। अब शौकत बसरा साहब ने एक बड़ा अवामी किस्म का पैंतरा मारा जो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं किया जाता। कब्रों को सियासत से अलग रखा जाता है, लेकिन मुसीबत यह है कि जो सीट शौकत बसरा से छीनी गई ये भी तो उसी कब्र की वजह से ही उनसे छीनी गई। मेरे कहने का मतलब है कि इजाज़ुल हक साहब के वालिद ना साबिक आर्मी चीफ होते, ना डिक्टेटर होते, तो क्यों उनको कोई इस तरीके से 40,000 की लीड से हारी हुई सीट जीत कर देता। बहरहाल शौकत बसरा ने नया अब खड़ा किया है। वो जा पहुंचे इस्लामाबाद, कुरान करीम उन्होंने हाथ में लिया और फॉर्म 45 हाथ में लिए, और जा पहुंचे वो जनरल ज़ियाउल हक, जी हाँ, रिटायर्ड जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, और जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ रहे हैं, डिक्टेटर रहे हैं, भुट्टो को फांसी उन्होंने लगाई हुई है, उनकी कब्र पर गए। तो वहाँ पर हालांकि उन्होंने पहले से बताया हुआ था, चंद दिन पहले से, कि मैं कब्र पर जाऊँगा। जब वहाँ पहुँचे तो हिफ्ज़ मातकद्दम कब्र को ताला लगाया हुआ था। बहरहाल उन्होंने उनकी कब्र के सामने, मज़ार के सामने खड़े होकर सहाफ़ियों को वो फॉर्म 45 भी दिखाए और कुरान करीम पर हाथ रखकर उन्होंने ये हल्फ दिया कि मुझे 1 लाख वोट मिला है, 40,000 की लीड से मैं जीता हूँ, इजाज़ुल हक हारे हैं। ये आए वो अपने वालिद की कब्र के ऊपर खड़े होकर हल्फ दे दें, तो मैं अपना जो मेरा तकाजा है कि ये सीट मुझे वापस दी जाए, मैं अपनी हार तस्लीम कर लूँगा और इसके बाद इस चीज़ का नाम नहीं लूँगा। ये क्या कहते हैं शौकत बसरा वहाँ से खड़े होकर, ये सुनिए। मैं हल्फन अल्लाह को गवाह बनाकर इस वक्त फैसल मस्जिद में खड़ा होकर इस बात का कुरान पाक पे हल्फ देता हूँ कि मेरे हल्के की आवाम 10 लाख गयूर आवाम ने इमरान खान को तकरीबन 1 लाख के करीब मैंडेट दिया, वोट दिए, और इजाज़ुल हक 40,000 वोटों से इमरान खान के सिपाही से हारा है। अभी कब्र के अंदर से आया हूँ, वहाँ तो ताला लगा दिया। मोहम्मद इजाज़ुल हक साहब, मैं आपके वालिद साहब की कब्र पे खड़ा हूँ, कुरान पाक में मैं हलफ दे चुका हूँ। आपको मैं, चूंकि आपने मेरा चैलेंज कबूल नहीं किया, दोबारा आपको कहता हूँ, आपने इलेक्शन कमीशन में आए, आप सुप्रीम कोर्ट में आए,
आप हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल मुल्तान में केस चल रहा है, कुरान पाक पे हल्फ दे दें कि आप फॉर्म 47 पे नहीं जीते। मैं कुरान पाक पे हल्फ दे रहा हूँ कि हल्के की गयूर अवाम 10 लाख अवाम ने, हारूनाबाद फोटाबाद की अवाम ने इमरान खान को 1 लाख के करीब मैंडेट दिया है और ये तकरीबन 40,000 वोटों से मोहम्मद इजाजुल्लाह हारा हुआ है। मेरा चैलेंज कबूल करे, जहां भी आना चाहे मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। आपने सुन लिया। अब ये एक सीट है कौमी असम्बली की। हैरानी की बात है कि जहां पूरा सिस्टम जो है वो एक तरफ याया खान का दिफा कर रहा है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, पूरे सिस्टम को मीडिया को, आवाम को हश करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक सीट के ऊपर ज़ियाउल हक साहब का नाम बदनाम हो रहा है। उनके ना बेटे को कह रहा है सिस्टम के जाएं जाकर इसका दिफा करें, ना खुद उसका। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप अहमद फराद की तरह शौकत बसरा को उठा लें और उसको मारना शुरू कर दें। हमारे कहने का मतलब ये है कि या तो इसका ओपन ट्रायल करा दे ना, इस सारी चीज़ का दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसने ये सीट जीती है, या इजाजुल हक हल्फ दे दें जाकर जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम ने ज़ियाउल हक हो या इजाजुल हक हो या ज़ियाउल हक साहब की कब्र हो, उस सब को बेयारो मददगार छोड़ दिया और शौकत बसरा जो है वो जगह जगह अब कुरान करीम उठाए ये हल्फ दे रहे हैं और सिस्टम जो है कि वो बिल्कुल दूसरी तरफ देख रहा है। मतलब उन्हें इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं कि ज़ियाउल हक साहब का नाम खराब हो रहा है। सिस्टम को तो नहीं है, इजाजुल हक साहब को भी इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक सीट के लिए वो अपने वालिद मोहतरम का नाम खराब कर रहे हैं और कहीं पर नजर नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर भी सिस्टम को चाहिए कि अगर याया खान साहब को डिफेंड करना है तो फिर ज़ियाउल हक साहब को भी कर देना चाहिए। वो तो बल्कि लेटेस्ट मॉडल है, अगला डिक्टेटर है, वो तो याया खान से भी अगला मॉडल है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी किसी ना किसी किस्म का आसरा आपको देना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। उन्होंने उससे इनकार कर दिया, आप सबको पता है। उनकी इनकारी के बाद अब काजी फाइज ईसा साहब को मैदान में उतारा है चौधरी निजामुद्दीन ने, और काजी साहब ने बहरिया टाउन मरी रोड जो इस्लामाबाद के करीब है उसमें अब मलिक रियाज और बहरिया टाउन को समन कर लिया, बुला लिया और उन पर मुकदमा क्या बनाया है। वहां पर मुकदमा यह है कि ये शामलात क्या होती है आम लोगों के लिए बता दें कि शामलात असल में अंग्रेज़ के ज़माने में एक इज्तमाही ज़मीन को रखा गया था जो सारे गांव की इकट्ठी मलकियत थी, वो किसी एक शख्स की मलकियत नहीं होती थी। वहाँ पर गांव के लोग जो हैं वो ज़ाहिर है ये शामलात का ज़्यादा रवाज जो है ये रावलपिंडी की तरफ है, पुठहार में है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर घास होती थी या उस तरीके से खेती बाड़ी तो नहीं थी, तो लोग वहाँ पर बकरियाँ चरा लीं या कोई कंबाइन काम जो है पूरे गाँव का वहाँ पर हो सकता था। जैसे घास है तो कोई भी जाके बकरियाँ चरा सकता है, तो वो किसी एक शख्स की ज़मीन नहीं होती थी। शामलात की ज़मीन हर गांव में होती थी और सारे सब की वो मुतफ़िका ज़मीन होती थी, कंबाइन ज़मीन होती थी, सारे लोग उसे इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में पिछले 25-30 साल में होना क्या शुरू हुआ कि जिसने उस पर कब्जा कर लिया उसने आगे उसको बेचना शुरू कर दिया। अब बहरिया टाउन पर यह केस बनाया है कि आपने लोगों से उनकी मलकियती ज़मीन खरीद कर बहरिया टाउन नहीं बनाया बल्कि शामलात के ऊपर बनाया। बात दुरुस्त है, बहुत सारी ज़मीन शामलात की होगी और बिल्कुल ऐन कानूनी तरीके से कहें तो शायद ये बात गलत भी हो। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है? मसला ये है कि यहाँ पूरी लिस्ट हमारे सामने है जो अब शेयर की है मोहित पीरजादा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से, जहाँ से ये पता चलता है कि असी कल्ले नहीं खराब इत्थे सारे ने जनाब, जदों होएगा हिसाब उदों वेख लांगे। सो बात यह है कि यहाँ पर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। काजी साहब के अपने प्लॉट डीएचए में है, फिर चौधरी निजामुद्दीन साहब का भी जो प्रीमियर प्रोग्राम है वो डीएचए है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद है उसमें जो सबसे ज़्यादा शामलात की ज़मीन 20,000 कनाल है वो फेज़ 5 है डीएचए का, डीएचए वैली सोसाइटी। ये भी जाहिर है वही एरिया है, मरी रोड के इर्द गिर्द का ही वही जो रावलपिंडी का एरिया है, या दूसरी साइड है जो लाहौर की तरफ जीटी रोड, ये वहीं पर बना हुआ है। तो एक ही कानून है, इसके ऊपर भी शामलात का कानून वही लगता है जो बैरिया टाउन पे लगता है। यही नहीं, इसके अलावा 10,000 गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी, जना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी भी 10,000 शामलात हैं। फिर पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी 4,000 जो अलीम खान साहब की है। फिर बनी गाला सोसाइटी जो है उसमें शायद 25,000 शामलात की ज़मीन है। बहराकऊ में इसी तरीके से। फिर 3,000 न्यू नेवी एग्रो फार्म जो पाकिस्तान नेवी के हैं उनमें 3,000 कनाल जो है वो शामलात की ज़मीन है। मतलब सबके सब यहाँ पूरी एक लिस्ट है
जहां पर कोई नहीं बचा हुआ। अस्करी 14 हाउसिंग स्कीम जो है उसमें भी 1000 शामलात हैं। आबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हडाला रोड जो है उसमें 4000 है। गुलरेज हाउसिंग सोसाइटी में 3000 है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन रावलपिंडी में 2000 है। फौजी फाउंडेशन अस्पताल में 500 है। शफा आई ट्रस्ट अस्पताल उसमें 200। ये मतलब ये जो हॉस्पिटल बने हुए हैं ना, ये भी शामलात की ज़मीन पर बने हुए हैं। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर तो कोई भी बचा हुआ नहीं है, तो फिर सिर्फ बैरिया टाउन को क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो आपके कहने पर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहे। हम बिल्कुल किसी सूरत नहीं कह रहे कि अगर शामलात की ज़मीन बैरिया टाउन के पास है तो बड़ा कोई कानूनी काम है या उनको इसके ऊपर सतारा इम्तियाज़ देना चाहिए। तो लेकिन ये दूसरों को फिर आपने क्या करना है, ये डीएचए का क्या करेंगे? और उसके साथ साथ काजी साहब, ये किस्मत जिमरी साहब की एक रिपोर्ट है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि आपके तो अपने मुतद्दद प्लाट जो है वो डीएचए के अंदर है। तो फिर आपका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सामने सामने। एक तरफ आप डीएचए को बुला ही नहीं रहे जिन्होंने शामलात के ऊपर फेज 5 बनाया हुआ है, दूसरी तरफ आपके अपने प्लॉट निकल रहे हैं उसके अंदर। तो ये तो फिर वाजे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ये केस कैसे सुन सकते हैं? लेकिन जाहिर है मलिक रियाज को अब जो है इसके अंदर जाहिर है कि उनको सजा देनी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अब से कुछ साल पहले, चंद साल पहले, राणा सनाउल्लाह साहब को पाकिस्तान की एजेंसीज ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी भवें उतार दी गई, मूंछें मूंड दी गई, सर के बाल मूंड दिए गए। और ये खबर हम आपको किसी भी मसाला लगा के या किसी भी खुशी के साथ नहीं दे रहे। ये सब कुछ जो हुआ था ये शर्मनाक हुआ था। इसमें करने वालों की हम मजम्मत करते हैं और राणा सनाउल्लाह के साथ इसमें खड़े होते हैं क्योंकि वो मजलूम थे। हर इंसान को मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए। भले उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने अपने सियासी मुखालफिन को मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मरवाई मुंह के अंदर। राणा सनाउल्लाह ने इस इवेंट के होने के बाद अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर ज़मीन तंग कर दी और फ़िरौन बन गए। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि जो उनके साथ हुआ था वो गलत हुआ था। हम में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कहें। आपको ये खबर देने की वजह सिर्फ ये है कि आजकल राणा सनाउल्लाह जो चौधरी निज़ामुद्दीन के एक अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, ये जब इनके साथ ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त इनकी तकरीर क्या थी और इन्होंने आकर हमको क्या बताया था, हम सबको, आपको, हमें। और फिर उसके बाद ये भूल गए वो सब कुछ। और फिर मॉडल टाउन में हामला औरतों के मुंह में इन्होंने गोलियां मरवाई, इन्होंने लोगों को कत्लो गारत करवाया। और अभी भी ये कह रहे थे कि इमरान खान को मत जेल भेजना है, मिर्ची वार्ड भेजना है। वही तशबीहात दे रहे थे जो इनके साथ खुद हुआ था ना, उसी तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये करवाएंगे। हैरानी होती है कि इंसान के साथ खुद ऐसे हुआ हो तो उसके बाद या तो वो ज़मीर का सौदा किया जा सकता है या फिर इसको मैं क्या कहूँ, बेहिसी है कि आप वो सब कुछ भूल जाएं और आप उसी रास्ते पे निकल पड़ें जो आपके साथ किया गया हो। बहरहाल राणा सनाउल्लाह की उस वक्त की तकरीर क्या थी? मेरे बाल काटना कौन सी बड़ी बात है, ये राणा सनाउल्लाह ने असम्बली के फ्लोर पर यह तकरीर की जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मार्का तब होता कि आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वाले जनरल अरोड़ा की मूछें काटते। उसकी मूछें मुझसे भी बड़ी थीं लेकिन आपको नज़र नहीं आई। हमारा क्या है, वो इंडियन था, हमारा जुर्म यह है कि हम पाकिस्तानी हैं। राणा सनाउल्लाह, ये उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि अगर मूछें ही काटनी थी, मुड़नी थी, तो आपको जनरल अरोड़ा की मुड़नी चाहिए थी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जिसका जिक्र है। लेकिन मेरा कसूर यह कि मैं पाकिस्तानी हूं और वो इंडियन है और उसकी मूछें आपको नज़र नहीं आई। उसकी मूछें मुझसे भी लंबी थी। ये सर के बाल उतारें या सर उतारें, कलमा हक तो बुलंद होकर रहेगा। जी हाँ, आज का यही राणा सनाउल्लाह जो इमरान खान को मत जेल और मिर्ची वार्ड और हकीम राणा सनाउल्लाह इसको कहा जाता था, जब इन्होंने बेशर्मी के साथ 25 मई 2022 को चादर चार दीवारी का एहतराम नहीं किया, लोगों की औरतों के ऊपर हाथ उठाया और अगले दिन बड़ी बेशर्मी के साथ टेलीविजन के ऊपर बैठ के बड़े फ़ख्र के साथ इस बात का मुजाहरा कर रहे थे। और याद कीजिए, मरियम नवाज़ बड़ी इतरा के कह रही थी कि हकीम राणा सनाउल्लाह ने दवाई दी है और अब चीखे मार रहे हैं, अब ये लोग रो रहे हैं। ये बातें मरियम साहबा ने कही थी। हालांकि मरियम साहबा, आपसे तो 5 मिनट बर्दाश्त नहीं होना अगर किसी ने आपको दवाई दे दी। लेकिन बहरहाल आगे आपको बताएं कि ये उस वक्त ये क्या कहते थे जब इनको गुस्सा आया था, जब इनकी तौहीन की गई थी। और अब जब इनकी मेरा ख्याल गैरत सो गई है या इन्होंने हालात के साथ समझौता कर लिया है या ज़मीर बेच दिया और उसके बाद मॉडल टाउन के कत्ल करते करते ये यहां तक पहुंचे हैं। मेरे जिस्म पर 22 कट लगाकर ये समझते हैं कि कलमा हक कहने से कोई रुक जाएगा।
तारीख में लोगों के जिस्मों के 22-22 टुकड़े कर दिए गए, इसके बावजूद सच मिट नहीं सका। तो 22 कट से सच कैसे मिट सकता है? मिट तो गया। मेरा ख्याल उन्होंने 22 कट नहीं लगाए, फिर 22 कोई लिफाफे दे दिए आपको, जिसकी वजह से आपने सब कुछ भूल गए जो आपके साथ किया था, और आप वही दूसरे लोगों के साथ करवा रहे हैं। और कर तो आप नहीं सकते, लेकिन करवा रहे हैं और उसके ऊपर इतरा रहे हैं, और खामखा उसकी जिम्मेदारी अपने गले ले रहे हैं, खामखा बढ़ के मार रहे हैं कि हमने करवाए। और फिर आपने मॉडल टाउन के अंदर कत्लो गारत की जो आपने की थी। जाहिर है ये कौन सा मार्का है कि किसी को जख्म लगाए जाएं? ये आप बताएं राणा सनाउल्लाह साहब, कौन सा मार्का था ये? आपको यहां तो याद आया, लेकिन मॉडल टाउन में हमला, औरतों के मुंह में गोलियां मरवाना, कौन सा मार्का था बाय द वे? किसी के हाथों में हथकड़ी बांधी जाए, आंखों पर पट्टी बांधी जाए और इसके बाद उस पर तशद्दुद किया जाए। मैं तो इन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि वो कितने हौसलामंद और बहादुर थे। मैं खुद को इतना बेहौसला नहीं समझता, लेकिन अगर मेरे सामने कोई आदमी लाया जाए जिसकी आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी, और वो मुझे कहा जाए कि तुम उसे ठुड्डे लगाओ या इस पर तशद्दुद करो, तो मुझ में इतना हौसला नहीं, बल्कि ठुड्डे लगाने से पहले मैं खुद गिर जाऊंगा। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट्स दी थी। लेकिन राणा साहब, जो उससे कई साल के बाद जो कुछ मेरे साथ बिल्कुल ये काम हो रहा था, और उस टाइम आप इंतहाई बगैरती के साथ हंसते थे और झूठ बोलते थे टेलीविजन पर आकर कि मैंने कोई एफआईआर की दरखास्त नहीं दी अपने तशद्दुद पर। मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और पुलिस हर जगह दरखास्तें दी थी, और आप बड़ी बेशर्मी से कहते थे कि वो झूठ बोलता, उस पर तशद्दुद नहीं हुआ। हालांकि आप इस सब में से गुजर चुके थे, तो फ़ायदा क्या आप सबके साथ होने का? आप तो फिर माजरत के साथ बेशर्म निकले, जिनको सब कुछ ही भूल गया वक्त गुजरने के बाद। बहरहाल ये कौन सा मार्का है कि डीफेस किया जाए? राणा सनाउल्लाह के सर के बाल कलम करना कौन सी बड़ी बात है? ये मार्का तो तब होता कि आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाने। ये रिपीट हो रही है माजरत के साथ बात वही। आगे चलता हूं मैं। हम पाकिस्तानी कौम नहीं, अपने हुक्मरानों की राया हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि हम हमारे साथ जो सलूक चाहें करें। मैं इस सिलसिले में इन हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हम अपने हमसाया मुल्क ईरान से सबक सीखें। वहाँ पर सवाक भी यही कुछ करती थी। वो भी लोगों को उठा लेती थी, टॉर्चर करती थी और रात गए दूर फेंक आती थी ताकि शहनशाह का इक़्तिदार बुलंद रहे। वो तूल पकड़े, लेकिन आखिर में सवाक अपने मुल्क में कब्र के बराबर भी जगह हासिल ना कर सकी। जो लोग नशा हुक्मरानी में इस किस्म के हथकंडों पर उतरे हैं, तो फिर उनके लिए इस मुल्क की ज़मीन तंग हो जाती है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस कदर दूर ना जाएं कि वो अपनी कब्रों को इस मुल्क से बाहर मुंतकिल कर लें। जनाब स्पीकर, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ये रिटायर्ड फौजियों का मसला, ये तो कल की बातें हैं। ये बातें तो अभी आखिरी इजलास में ज़ेर बहस आईं। ये सिलसिला तो तकरीबन पिछले 2 माह से चल रहा था। अगर आप सेक्रेटेरिएट में थोड़ी सी तहकीकात कराएं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन असम्बली की प्रोसीडिंग्स की टेप हासिल करता रहा। अगर वज़ीर कानून साहब अपनी मिनिस्ट्री और होम डिपार्टमेंट से पता करें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन कानूनी माहिरीन से मशवरे करता रहा कि बताएं इसके मतलब कोई पर्चा दर्ज हो सकता है या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फैसलाबाद की मुकामी इंतज़ामिया डीपीओ से पूछ लें कि किसने उसे कहा था कि राणा सनाउल्लाह का रिकॉर्ड इकट्ठा करो और इसमें से कुछ ना कुछ निकालो। किसने इसे कहा था कि इसके शब रोज़ चेक करो और देखो कि किस जगह से वो पकड़े जा सकें। किसने इन्हें कहा था कि वो तमाम मामला जो नैब 3 साल तक खंगाल कर आखिरकार थक हार कर बैठ गई, इनको दोबारा रीटेक करो। तो सारी बात सामने आ जाती है। आखिर में कहना चाहता हूं कि मोहब्बत गोलियों से नहीं बोई जाती, वतन का चेहरा खून से नहीं धोया जाता, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। वाह राणा साहब वाह, बड़ी खूबसूरत बातें थीं। और मैंने दोबारा कहा कि आपके साथ जो जुल्म हुआ था उसमें मैं आज भी आपके साथ खड़ा हूं और मुजम्मत करता हूं जो कुछ आपके साथ हुआ था। लेकिन ये जुल्म बढ़ता है तो मिट नहीं जाता, उसमें तो आप जैसे गमाश्ते माजरत के साथ फिर शामिल हो जाते हैं। आपने तो ये अखीरी कर दी कि आपके साथ जो हुआ आप दूसरों के साथ वो करते भी रहे। मॉडल टाउन में जो कुछ हमने देखा, और बाद में दूसरों के साथ अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है तो आप उसके ऊपर गीदड़ बत्तियां भी कसते रहे। ये तो आपने, मेरा मतलब है कि आला तरीन मिराज कायम कर दी इन सारे कामों की। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि इसी तरह की एक खबर आपको देते हैं कि किस तरीके से शफीक अराई, जो लोधरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर थे, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनके रिश्तेदारों को उठा के अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती जो है वो जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार करवाया। क्योंकि
चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं चाहते थे कि जहांगीर तरीन के मुकाबले में कोई तगड़ा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़े, तो इसलिए शफीक अराई साहब के भतीजे को अगवा किया गया और ज़बरदस्ती उनसे इलेक्शन से रिज़ाइन करवाया गया, दस्तबरदारी करवाई गई। ये सुनिए शफीक अराई क्या कह रहे हैं। लेकिन उनके बेटे अली को ले गए, तो हमारे लिए फिर हम घर में थे ना, बड़े भाई भी, फिर हमने सोचा कुछ, उस वक्त मैं भी थोड़ा सा जज्बाती था कि यार अब ये हालात हो गए हैं, घरों में घुसने लग गए हैं घरों में, तो ये इंसान की सबसे पहले तो अपने घर की चार दीवारी होती है और इज्जत होती है, और हम इज्जत के लिए ही करते हैं, तो अगर वो बच्चे ही महफूज ना हो तो फिर ऐसी सियासत को लानत भेजो, इसको क्या करना है ऐसी सियासत। ज़ाहिर कि आपकी सियासत सुन लिया आपने, और आप देखिए कि ये सब कुछ करवाने के बाद, शफीक अराई को हटवाने के बावजूद भी वो ये इलेक्शन नहीं जीत सके और जहांगीर तरीन जो है वो इलेक्शन में फारिग हो गए। एक प्लान चौधरी निज़ामुद्दीन बनाता है, दूसरा अल्लाह का है, और 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने वो किया जो अल्लाह का प्लान था, और उसके बाद आपने इन सब की हालत देख ली जो बनती है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं क्विकली, और वो खबर है कि जो अहमद फराद को अगवा किया गया, आपको पता है उसमें जो पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो हमारी टेरिटरी नहीं है, वो फॉरेन टेरिटरी है, वहाँ पर हमारा कानून नहीं चलता और हम वहाँ से किसी भी कैदी को लाकर हाई कोर्ट में जो है वो पेश नहीं कर सकते। अब उन्होंने तो ये एक खेल खेला पाकिस्तानी अदालतों के साथ, अहमद फराद को बचाने के लिए, सेक्टर कमांडर्स को बचाने के लिए, ये खेल खेला जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खेलती है जहां उनको ज़रूरत पड़ती है, भले वो रूल ऑफ लॉ हो, भले मजहबी मामला हो कोई, भले कोई साइफर का केस हो, भले कोई आप ये कह लें कि नेशनल सिक्योरिटी का केस, हर जगह पे उन्होंने अपना खेल खेल देना है जहां उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अब आप सुनिए कि ये जो बेहुदा मजाक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अदालत में किया, उस पर अब हिंदुस्तानी जो मीडिया है वो किस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है और पाकिस्तान की कितनी जगहसाई हो रही है, हजीमत हो रही है। अब इसका हिसाब कौन देगा, ये ज़रा सुनिए कि हिंदुस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। सुनिए। खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में ये कबूल किया गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र यानी पाकिस्तान से अलग है और उस पर हमारा अधिकार नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान सरकार के वकील ने यह कहा कि आजाद कश्मीर हमारी जमीन नहीं है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित करता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फराद के मामले में सुनवाई चल रही थी और इस दौरान सरकार के वकील ने कहा कि कवि अहमद फराद इस वक्त आजाद कश्मीर में 2 जून तक की रिमांड पर है। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि अहमद फराद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फिलहाल एक विदेशी क्षेत्र में है। सरकारी वकील के इस दावे पर हाईकोर्ट ने भी हैरानी जताई और पूछा कि अगर आजाद कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे पहुंच गए। आपने सुन लिया कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो इसके ऊपर क्या कह रहा है। आखिरी खबर आपके सामने रखना है कि आलिया हमजा, सनम जावेद दोनों को जमानत मिली, उनके मुचलके भी जमा हुए, उनके ऊपर और कोई केस नहीं है। और सनम जावेद के वालिद जो हैं वो खड़े रहे जाकर सरगोदा जेल के सामने, लेकिन वो सनम जावेद और आलिया हमजा को छोड़ा नहीं गया, उनके ऊपर कोई केस नहीं है सवाए इसके कि चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं चाहता कि उन्हें छोड़ा जाए। ये तो इस मुल्क की हालत है, ये तो इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है कि एक खवातीन के से इतना डर है कि उन पर कोई मुकदमा नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।